हर्ष भाई, आपको कुछ पूछना है? पूछ हाँ, लीजिए। मेरे को ये पूछना है कि ये तो चलो बातें हो गई हमारी, मतलब आपका जो मूल सिद्धांत है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन का जो मतलब आपने इतना, बट व्हाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? मतलब देयर आर सो मेनी एस्ट्रोलॉजीज, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज हैं, बहुत सारा मतलब ज्ञान है, भंडार है। असल में मेरा विचार ये है कि स्टार्ट एक ही से हुआ है, आगे जाके डिविजन्स होती गई हैं। मेरे हिसाब से तो यही चलता रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से तो मतलब इट्स किसी हिसाब से ये पूर्णता की तरफ है ये बेसिकली। और आपका इसके बारे में क्या विचार है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? क्योंकि कई जगह पे हमें मतलब देखने को मिलता है कि कई जगह पे जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो आजकल ज्योतिष हो गया है कि ये मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ये मेरे को यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, उसका चाहे बेस बना हो ना बना हो, उसका मूल आधार हो ना हो, वो सेपरेट इशू वो साइड पे कर देते हैं। दिस थ्योरी वर्क्स फॉर मी, ये आजकल बहुत ज्यादा मतलब सिस्टम शुरू हो गया है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? ठीक है, ये बड़ा व्यापक आपने प्रश्न पूछा भी है, लेकिन इस प्रश्न को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारी कार्य की ईमानदारी समझ में आती है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, हम पहली बात तो एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी अगर हम शर्तिया ज्योतिष की बात करते हैं, मैं भी समाज में एक लंबे समय से हूं और मैं भी इन चीजों को सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले तो ये चीज मानता हूं कि ईश्वर की कृपा किसी पे है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने रिजल्ट्स पर किसी भी तर्क या किसी भी विचार विनिमय को तैयार है तो हम उससे बात करना चाहते हैं। इसमें जो सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपको भी एक अनुभव है, लोग नहीं करते। अब उससे बड़ी बात यह है कि जो हम जैसे कहते हैं ना कि चाय, हम किसी भी स्पॉट पे इसका अगर पान करते हैं, अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वी हैव ए टेस्ट जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपके सामने ज्यादा व्यक्ति वो आता है जो या तो बड़ा संशय में है क्योंकि जीवन में जिस तरीके से आगे बढ़ गया है, कई सारी गलतियां करके बढ़ गया है, या दूसरा आदमी बड़ा त्रस्त है, वो उस विषय के पूर्णता को नहीं जानता है। वो उसी तरीके से उस सिंदूर लिपटे हुए पत्थर पे जाता है जिसमें हनुमान जी का विश्वास करके आता है, तो वो भी आपको उस देवतुल्य देखता है। अब वहां पर आप प्रोफेशनली किस तरीके से उसमें अपने आप को सेटल कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो किसी प्रोफेशन में है वो अपने प्रोफेशन को नहीं झुटला सकता, अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही मानेगा। लेकिन हर ज्योतिष शास्त्री जानता है कि उसके सक्सेसफुल जितने भी फोरकास्टिंग है उसके बनिस्पत उसके फेल्यूर्स भी रहे, जिसकी बात कोई नहीं करता। तो हम यहाँ उस पर नहीं जाना चाह रहे, हम उस पर जाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कहा कि मूलधारा एक है, मूलधारा की ब्रांचेस होती गई, हमें उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्पेलिंग में, अंग्रेजी की स्पेलिंग में ही हमें विवादों को पैदा करते हुए लोगों को देखा जाता है, जिसकी मूल चेतना हो, जिसमें सिग्निफिकेशन बड़ा अनिवार्य है, उससे ही कई सारे हमें पंथ और सारी चीजों को देखने को मिलता है। दिक्कत यह है कि जब हम क्रोनोलॉजी पे जाते हैं, और जो हमारा फ्रेमवर्क 2.0 में बड़ा तगड़ा प्रयास है जिसमें समाज बड़ा बेनिफिट होने वाला है, कि कोई भी चीज जब सक्सेसिव ट्रांसफर में आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन में और ट्रांसफर में आती है, तो हमारे पास हमारा पिछला जो इतिहास है उसमें हमारे पास कई संकट हैं। हम इसे इतिहास के पन्नों में नहीं, हम बड़ा तगड़े तरीके से सुनते हैं कि हमारा ज्ञान भी नष्ट किया गया। अब जो चीज हमसे पास ऑन होती गई, उसमें जब हम फ्रेमवर्क 2.0 समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट से एडल्ट्रेशन की इसमें कोशिशें हुई है। लेकिन उसके बीच भी वो ग्रंथकार, अब जातक पारिजात को जब गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप कुछ लेवल तक हो रहा सार पे जाएंगे, आपको समझ में आएगा। आप बीपीएचएस में जब जाएंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि जहां जातक के बारे में अगर इस प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो इस इतिहास में जो हमारे तक चीज आई जिसे हमने वेद काल की मानी, अब मजे की बात यह होती है कि हम ग्रीक या रोमन सिस्टम्स को एडॉप्ट करते हैं। यानी जब हमारा दृष्टिभ्रम होने शुरू हुए तो हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया क्योंकि हमारे पास उस समय ग्रंथों की रीराइटिंग की कंडीशंस बनी होंगी। ये जब आप
फ्रेमवर्क 2.0 करेंगे आपको समझ में आएगा। अब अगर हम पाश्चात्य ज्योतिष में ईमानदार ज्योतिष जो ग्रीको रोमन स्पेशली उसको पढ़ते हैं, वो ग्रंथकार बड़े बेबाकी से सेकंड बीसी से लेकर दुनिया में अपने सक्सेसिव क्रोनोलॉजी पे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि कब एस्ट्रोलॉजी नष्ट हुई, कब फिर से किस तरीके से रिशेप हुई, कहाँ जाकर के किन चीजों को छोड़ा गया। हाउस डिवीजन पे वो लोग बात करते हैं, स्पष्ट है कि हमारे यहाँ 3 तरीके के सिस्टम है। आप चौंक जाएंगे मेरी बात सुन के। जब क्रिया योग में मेरे ख्याल से कौशिक खुद भी जानते हैं कि जब एक हमारे गुरु हैं उन्होंने लिखा है कि अयनांश का प्रयोग अलग अलग अयनांशों का अलग अलग चीजों के लिए होता है। हमारे यहाँ चीज मजाक की हो जाती है, लेकिन हेलेनिस्टिक को भी अगर हम देखने जाते हैं तो उसमें स्पष्ट है, एक बड़े अच्छे राइटर हैं जिनको मैंने काफी पढ़ा है, तो उसमें वो लिखते हैं स्पष्ट कि हमने 3 तरीके के भाव को, ये जो हाउस डिविजन्स हैं जिनको वो सेक्टर्स कहते हैं, प्लेसेस कहते हैं, तो उसमें उन्होंने इक्वल हाउस, इक्वल साइन और क्वाड्रेंट सिस्टम तीनों को अडॉप्ट किया उन्होंने। उसमें वहां वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इसमें एक सिस्टम को हमने रेगुलर के लिए लिया है, 2 को हमने आयुर्दाय के लिए लिया है। अब यहाँ पर अगर हम हाउस डिवीजन की बात करते हैं कि भाव चलित हमारा आ गया, इक्वल हाउस पे आ गया, सेमी प्लेसिडस आ गया, श्रीपति आ गया, अरे हर चीज के कहीं ना कहीं मायने हैं, लेकिन वो किस धारा से कहाँ से जुड़ी है उस पर थोड़ा विचार है। और किसी भी चीज को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर भी एस्ट्रोलॉजी जैसा कोड है, और सॉफ्टवेयर में भी जब डाटाबेस डिजाइनिंग होती है बेसिकली तो नॉर्मलाइज चीजें की जाती है कि चीजों को कितना उलझी है, उनको कितना सामान्य करके अलग अलग कंपार्टमेंट में उनको अलग अलग जगह स्टोर कर दो, वहां से अपने फैचिंग करें हम, जिसमें हमारे जो सूत्र हैं उनमें बेसिकली सूत्र ने फेचिंग सिस्टम सिखाया है कि भैया ये चीज जब डिराइव कर रहे हो तो ये किस किस जगह से डाटा लेके आप आगे आ जाओ। उसी के लिए चाहे हमारे डिविजन्स रहे हो चाहे कुछ भी रहो हमारा, यानी अभी तो बात स्टैटिक पे है कि अभी तो हम जो D1 नाम से जो लग्न कुंडली ही देख रहे हैं, अभी तो हम उस पर उलझे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों, क्योंकि जो भी प्राप्त हमारे पास में है किसी भी ग्रंथ से किसी भी काल में आया है, एक मूल चेतना हमको मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं उन ग्रंथकारों की ईमानदारी कि जिन्होंने उन परिस्थितियों में, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आक्रांता किस तरीके के रहे, हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। जब सारनाथ को जलाया गया, सोमनाथ हमारा गया, हिमालय हमारा आज भी इंडस्ड है, क्यों पूज्य नीम करौली बाबा के पास अमेरिका से सबसे बड़े लोग आए, क्यों अमेरिका में ही जाकर के हमारे सबसे प्रसिद्ध जो कुछ 200-300 साल के जो महापुरुष हुए हैं आध्यात्मिक, वो अमेरिका से इंडिया वापस क्यों स्वीकारे गए। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर 2000 साल में जो भी हमारे पास है भाई, उसकी मूल अवधारणा में अगर कहीं सिंकिंग मिलती है तो हम उन्हीं चीजों को समझ करके वो ग्रंथों में जो स्कीमेटिक किया गया है, जो प्रोग्राम या सूत्र लिखे गए, उनसे एक ऑब्जेक्ट को हम समझने का प्रयास करें। और वो काम बड़ा आसान सा है, उसमें कठिनाई नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारा वर्ग ज्योतिष में छेड़छाड़ है, जो भी ग्रंथकारों ने स्पष्ट किया है, लेकिन वर्ग ज्योतिष भी कन्वेक्शन टूल है। वर्ग ज्योतिष से पहले भी हमारे पास में D1 है, जिसमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को लेकर के सिर्फ कन्वेक्शंस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि इसमें जो नए नए तरीके के साधन संसाधन आ गए, भाई साधन संसाधन में हमें इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप जिस चीज को निभा रहे हैं उसको निभाने में अगर आप उसके रूट तक जा पाए, हर चीज को क्वेश्चन कर पाए, और आपको लगता है स्वीकार्योक्ता में कि हाँ ये चीज परफेक्ट है, तो वो आपके लिए अद्भुत है। लेकिन अगर इतना ही शास्त्र में हम शर्तिया होते तो एक अमेरिका ने बड़े खराब आदमी पे, क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ भाषाओं में हमारी शिष्टता होती है, अरबों खरबों का इनाम लिखा था। तो क्यों नहीं हम भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर के कलेक्टिवली ज्योतिष शास्त्र को जिंदा करने के लिए वो काम कर देते। आज भी छोटे छोटे जगहों पर बिना पढ़े लिखे लोग गंदे वस्त्रों में अद्भुत शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, अच्छे फोरकास्ट करते हैं। हमारी जिद फोरकास्टिंग पे नहीं है, हमारी जिद फोरकास्टिंग पे उस जगह पर है कि अगर हमने 5 या 6 टूल को लेकर के भी एक सिस्टम डेवलप कर लिया, तो सिस्टम में भी दृष्टि भ्रम जो है वो है। अगर वो नहीं होता तो हम उस पर कई सारी बातें कर सकते हैं कि अगर 4-5 टूल से ही कोई शास्त्र डेवलप हो सकता था, तो इतनी हजारों साल की यात्राओं में
आप ग्रीको रोमन स्कॉलर्स के नाम देखिए ना, टॉलमी जिन्होंने आके मेट्रोलॉजी को स्थापित कर दिया था, सिग्निफिकेशन में मौन हो गए थे। उसके पूर्व के लोग थे, सिग्निफिकेशंस पे थे। अरे हमारे सबसे प्रचलित ग्रंथ एक राजा के द्वारा लिखा गया, जिसमें आप शुरुआती पन्नों में ही आप 3 तरीके के वर्गों को देख लेंगे, जो वर्ग हमारे लिए बहुत प्रचलित भी नहीं है। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि शास्त्र में जो भी होता है या हुआ है, उन पर किसी पर जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने उसकी मूल चेतना को कहीं ना कहीं जिंदा रख के आगे बढ़ा दिया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि अगर हम हमारी हेरिटेज या हमारे रूट्स पर, हमारे ज्ञान पर विश्वास करते हैं, शून्य का आविष्कार यहाँ हुआ, ब्रह्मगुप्त यहाँ थे, आर्यभट्ट यहाँ थे, और हमारे गुरुदेव झा साहब कहते भी हैं कि ये लोगों को कभी ज्योतिष शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे अंतिम बात मैं यहाँ यह कहूंगा कि जो लंगोटीधारी ऋषि मुनियों ने, लंगोटीधारी यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि राजऋषि ब्रह्म ऋषि की बात है, ब्रह्म ऋषि की बात कर रहा हूँ। हमारी भी पिंडायु और ब्रह्मायु में फर्क होता है। हमारी ऊपर से सांसें आती हैं, प्राणायाम से उसे बढ़ा करके योगी इस सोलर क्लॉक में लंबा जी लेते हैं, ये हमारे ही रहस्य है ना। लेकिन हम अगर उन ग्रंथों की सीमाओं को ना ध्यान देते हुए उनके अंदर के मूल तत्व मर्म को समझेंगे, तो हमें उन ग्रंथकारों की जो आतताइयों द्वारा उन्हें जो कष्ट दिए गए, उनकी पीड़ाएं आपको भी नजर आएंगी जब इन क्रोनोलॉजी में हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। वहीं पाश्चात्य ईमानदार थे, उन्होंने जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है जो पाश्चात्य देशों का है, उसमें फेट और फॉर्चून को तो माना भी नहीं गया था, लेकिन आज एस्ट्रोलॉजी वहां पनप रही है। तो वो अपने ऊपर हुए हर आघात को स्वीकारते हुए नॉलेज ट्रांसफर को बहुत प्रॉपरली करते रहे और उसमें इंगित करते रहे कि भाई ये हमारी चीज में ये यहाँ चीज छूट गई थी, वो वहां नहीं थी। आप हैरान रह जाएंगे कि 40-40, 30-30 हिस्टोरिकल हॉरोस्कोप के ऊपर उन ग्रंथों ने किसी भी सिस्टम को मान्यता दी है। और हमारे यहाँ नाड़ी शास्त्र जैसा, जिसे किस सिग्निफिकेशन के रूप में, अदर रूप में बेचा जाता है, मेरा मानना यह है कि ये शास्त्र स्नैपशॉट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनमें गुणता है जीवन की, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, चाहे हमारे स्पेस साइंटिस्ट हो। मैं मानता हूं कि मनुष्य सबसे जटिल प्रक्रिया है इस सृष्टि की, और ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा जटिल है। तो स्पेस साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशन के सबसे बड़े लोग, वो भी 5-6 सिस्टम डेवलप करके बड़े नहीं बन गए, वो आज तक इसमें लगे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इन दोनों सीमाओं को जोड़ता है, उस ब्रह्मांड को और इस जगत की सबसे विचित्र वस्तु मनुष्य को। हमें थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा। ईश्वर कृपा है, हम अच्छी फोरकास्ट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो जो लाचार है। तो उसके सामने हम उस ईश्वर के शास्त्र को लाचार ना करें, उसे सम्मान पूर्वक समझने का प्रयास करें। हो सकता है 2 सूत्रों पे आपका जीवन चल जाए और आप बड़े फोरकास्टर बन जाए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही क्यों? क्योंकि ये नाम जो आया है, ये श्रुति के थ्रू आया है। हम और आप भी सुन के सीखे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं, जो नया तरीके का श्रुति है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में अगली जो पीढ़ियां आए, तो जिस ईमानदारी को पाश्चात्य ज्योतिषों ने जिया है, हम एक परंपरा इस देश में भी शुरू करें जो उत्तर दक्षिण के भेद में ना हो, जो उन मूल तत्वों में बात करता हो। अब मंगल के ऊपर बात आती है कि मंगल हस्बैंड का कारक होता है। ये इम्पैक्ट्स जो है देशकाल परिस्थिति के हैं। प्रथम तो ये है कि जब अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हम करते हैं, उसके पश्चात जब वैल्यूज की करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की करते हैं, तो गुरु तो इन्वॉल्व होता ही है ना। लेकिन जब हम बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आके विवाहों को देखने लगे, जहाँ धर्म और जो मोक्ष है वो विलुप्त हो गया, और कुछ समाज ऐसे हैं कि जहाँ कजिन्स में शादी हो जाती है, तो मंगल वहां क्यों ना आएगा, ब्लड रिलेशन वहां क्यों ना आएगा। तो ये चीज को हम स्वीकार लेंगे, इस चीज को हम समझ लेंगे, लेकिन मूल चेतना को धारण करके हम आगे बढ़ते रहेंगे कि वो विवाह जिसमें शुद्धि, जिसमें इन चारों पैरामीटर्स को, अगर जुपिटेरियन, क्योंकि सूर्य के बाद गुरु का ही तो महत्व आ जाता है। तो हमारा कहना यह है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, ना करने जा रहे हैं,
लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बिल्कुल उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बिल्कुल जमीन से सट करके उस इनर्शिया को लेकर के और शास्त्र के मूल को, क्योंकि शास्त्र भारी हो गया है, ग्रंथ मौन हो गए हैं, उस दबाव में हमें दबना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि आप तो अपनी मूल बात हमें कहो, और उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप विश्वास मानिए, सप्त चक्रा कोर्सेज में ये सातों जो हमारे स्तर हैं, ये उसी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन मूल आधार से। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने अभी जो 12 ग्रंथ सामने रखे हैं, उसका अधिकांश एक प्रारंभिक नोवाइस जो विद्यार्थी है वो भी उसे समझ जाएगा, लेकिन उसकी शास्त्रीय जी